बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की मजलिस आमिला का कौमी इजलास। मुसलमानों को दरपेश तालीमी, समाजी, सियासी मसाइल पर गौर व खौस। दहली समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के मिल्ली कौंसिल के नुमाइंदों की शिरकत। मुसलमानों को पस्त करने, हर सतह पर मुसलमानों को कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं। ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, बल्कि एक गहरा इल्मी व फिक्री चैलेंज है। इसका जवाब जज्बाती नारों, जज्बाती तकरीरों से नहीं, बल्कि तहकीक, कानून, तालीमी तैयारी और मीडिया की हिकमत अमली से देना होगा। सियासी व समाजी तालीमी तौर पर बेदारी, मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मजबूत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के कारगुजार सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का पैगाम। नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग के मौके पर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का पैगाम। इसी तरह एक और अहम मसला तारीख की मशशुदगी, मुस्लिम शनाख्त को मशकूक बनाने और हमारे तहजीबी वजूद को कमज़ोर करने की जो मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं, वो महज सियासी मसला नहीं, बल्कि एक गहरा फिक्री और इल्मी चैलेंज है। उसका जवाब हमें जज्बाती नारों से नहीं, बल्कि तहकीक, कानून, तालीमी तैयारी और मुनज़्ज़म मीडिया हिकमत अमली के ज़रिए देना होगा। आज बतारीख 31 जनवरी बरोज सनीचर बेंगलुरु के बागलूर में मौजूद तवक्कल फार्म एमराल्ड सफा के पुरकैफ कुदरती माहौल में, खुशगवार माहौल में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग मुनअक़द हुई। मरकजी मजलिस आमिला के इस इजलास में मुख्तलिफ रियासतों से आए मिल्ली कौंसिल के कौमी अहदेदारों ने अपनी अपनी रियासतों की कारगुजारियाँ और हालात बयान किए। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना अनीसुर रहमान कासमी की सदारत में ये इजलास हुआ। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के सरपरस्त और कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम के इंतकाल के बाद कौमी मजलिस आमिला का ये पहला इजलास था। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आने वाले दिनों में चंद रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात पर भी गौर व खौस किया गया। इस मौके पर हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली मुल्क व मिल्लत की चंद अहम शख्सियात को खिराज पेश करते हुए ताज़ियती करारदाद पढ़ी गई, जिसमें प्लेन क्रैश में इंतकाल कर जाने वाले महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का नाम भी शामिल था। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मजलिस आमिला के मौके पर मुल्क और मिल्लत से वाबस्ता काबिल कदर शख्सियतों के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मिल्ली तंजीमों, जमातों और समाज के असरदार आबदा अफराद के अहल खाना के लिए जहाँ ताज़ियत और दुआएं मग़फ़िरत करती है, वहीं बहुत सी मुल्की सतह पर मारूफ गैर मुस्लिम शख्सियात के तय भी इजहार ताज़ियत और खराज तहसीन पेश करती रही है। इस मौके पर आज भी हम हस्ब ज़ैल तमाम लोगों, मरहूमीन मरहूमात के लिए तजदीद ताज़ियत पेश कर रहे हैं। मिल्लत मुस्लिमा से मुंसलिक अहम मुतवफ़ियान जनूबी हिंदुस्तान के कदावर सियासी शख्सियत जनाब गयासुद्दीन बाबू खान साहब हैदराबाद, मारूफ फ़क़ीह व आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब अली वजीही साहब शिबला रामपुर यूपी, हमास के अस्करी विंग के मारूफ तर्जुमान अबू उबैदा मरहूम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के करीबी अजीज मौलाना सिफात अहमद की अहलिया फरजाना खातून, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से वाबस्ता जनाब गयूर आलम फलाही साहब बलेरियागंज आजमगढ़ यूपी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के साबिक प्रोफेसर सैयद इज्तिबा नदवी साहब के अहले मोहतरमा, जनाब सफी अख्तर साहब के अहलिया सैयदा मोमिना दरख्शां साहिबा, डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब मारूफ अदीब व शायर पटना, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के सेक्रेटरी बेंगलुरु के अहले मोहतरमा। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم مسلمانان بنگلور کے لیے بالخصوص جو ہے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک اور ملی کونسل بنگلور کی یونٹس کے لیے یہ اللہ کا احسان اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پورے ملک سے آل انڈیا ملی کونسل کے ایگزیکٹو باڈی مجلس عاملہ کے اراکین ملی کونسل کے عہدیداران اور ذمہ داران جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ملی کونسل کو کس طرح فعال کرنا ہے اور کن امور پر جو ہے فوری طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو ہے کام کی ترجیحات کو اس میٹنگ میں طے کیا جائے گا۔ بہت سارے امور پر جو ہے گفتگو ہوگی، خاص طور پر ملت کے کو درپیش مسائل، ان میں قانونی رہنمائی بھی، سیاسی رہنمائی بھی، سماجی اعتبار سے ملت کو جو ہے مستحکم کرنے کے سلسلے میں انشاءاللہ غور و فکر کیا جائے گا۔ بہت سارے جو منصوبے ملی کونسل کے جاری ہیں ان کو مزید مؤثر انداز میں نافذ کرنے پر بھی فیصلے ہوں گے، اور آگے اور کام کے سلسلے میں بھی بہت سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ ہم امید کر رہے ہیں مسائل آج کے اس میٹنگ میں زیر بحث آئے ہیں؟ دیکھیے، ملی کونسل کے جو منصوبے ہیں، مجلس عاملہ جو ہے وہ مجلس عمومی کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ مجلس عمومی کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مئی کے مہینے میں ملکی سطح کا ایک بہت بڑے پیمانے پر ایڈوکیٹس کا ایک کانفرنس دہلی میں منعقد کی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس جو ہے 10 مئی کو دہلی میں منعقد ہونے والی ہے، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت ملک میں جو مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے حالات ہیں ان میں قانونی اعتبار سے ملت کو مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کئی ایسے مسائل ہیں جو حقوق سے متعلق ہیں جن کی پامالیاں ہو رہی ہیں، تو ان امور کے سلسلے میں انشاءاللہ اس کانفرنس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ملک بھر میں کیا جائے گا، اور پورے ملک سے تقریباً جو ہے 1000 سے زائد مسلم وکلا جمع ہونے والے ہیں، تو اس کی تیاریوں کے سلسلے میں اور اس کے لیے جو جن امور پر جو ہے اس میں کام کرنا ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ سال، اسی سال جو ہے آسام میں، ویسٹ بنگال میں، تمل ناڈو میں، کیرلا میں، پانڈیچری میں انتخابات ہونے والے ہیں، اسمبلی انتخابات۔ اس پر بھی آج کی مجلس میں جو ہے گفتگو ہوگی، وہاں کس طرح سے ہماری یونٹیں کام کریں، مرکزی سطح پر کن اقدامات کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ فیصلے کیے جائیں گے۔ اس طرح کی ابھی اس جو سینسس شروع ہونے والا ہے، سینسس 2026-27 کا جو معاملہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی ایجنڈا میں جو ہے غور کیا جائے گا، تاکہ ملت کی صحیح رہنمائی ہم کر سکیں اور صحیح انداز میں اس میں جو ہے اندراج مسلمانوں کا پورے ملکی سطح پر ہو سکے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، تنظیمی امور بھی ہیں، انشاءاللہ ان پر یہاں گفتگو کی جائے گی۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کا نام اور میرا نام سلیمان خان ہے اور آل انڈیا ملی کونسل کا قومی سطح کا اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری۔ میں ویسٹ بنگال کولکتہ سے آیا ہوں، اور کلکتہ کے ویسٹ بنگال کے اس وقت حالات ہیں، وہاں SIR چل رہا ہے اور بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے۔ سب لوگ مستعدی سے اپنا SIR کا سامنا کر رہے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ لے کر کے، جن لوگوں کو نوٹس گیا ہے، چٹھی گئی ہے، وہ لوگ اپنا اس کا سامنا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ شروع میں بہت مخالفت ہوئی SIR کی، ہاں مخالفت ہوئی ہے، اور وہ آج بھی کر رہی ہے کہ بنگال کے چیف منسٹر کہہ رہی ہے کہ بھائی اس سب چیز جو ہے دیش کے لوگوں کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی SIR ہوا تھا، لیکن وہ SIR جو ہے 3 سال میں مکمل ہوا تھا، اس کو 3 مہینے میں مکمل کر رہے ہیں۔ اور وہ SIR میں اتنا آسانی تھا کہ BLO گھر گھر جا کر کے صرف یہ پتہ کرتے تھے کہ یہ فلانا ووٹر زندہ ہے یا مر گیا یا مائگریٹ کر گیا، تو جو ان کو لکھنا ہوتا تھا جیسے وہ پاتے تھے اس حساب سے لکھ کر کے اپنا رپورٹ دے دیتے تھے۔ لیکن اس بار جو ہو رہا ہے یہ مختلف طریقے سے ہو رہا ہے، ان کو بولا جا رہا ہے یہ کاغذ دکھاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ تھوڑا پریشان کن ہے۔ لیکن بہرحال پچھم بنگال کے لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ لوگ پچھم بنگال کے لوگ اس میں کامیاب رہیں گے SIR کا مکمل طریقے سے۔ تو سیاسی بیداری کے تعلق سے کیا کام ہو رہا ہے ملی کونسل کی جانب سے؟ الیکشن بہت آل انڈیا ملی کونسل پچھم بنگال میں سیاسی طور پر بہت متحرک ہے، فعال ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو چیف منسٹر سے لے کر کے وہاں کے بڑے لوگوں سے اور ذمہ داروں سے بیٹھ کر کے بات کرنا، مشورہ دینا، مشورہ لینا، اور
उसको कैसे नाफिज किया जाए या उस पर अमल दरामद हो, जैसे इस तरह के कारनामे या काम हम लोग सब ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिम्मेदार वहाँ करते रहते हैं। हमारे साथ शहीद आलम साहब हैं जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत फ़ाल रहते हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं इस सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टीम वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही देखते है। आए हैं कि बिहार हो या महाराष्ट्र हो, जो इंतखाबात हुए सेक्युलर वोट्स डिवाइड हुए, तो क्या हालात हैं वेस्ट बंगाल में? पश्चिम बंगाल में सेकुलर वोट डिवाइड नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। वहाँ के लोग बहुत ही बाशऊर हैं सियासी मामले में खास करके। तो कुछ भी होता है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, खासकर असेंबली का इलेक्शन, और उनका सोच भी बहुत गहरा है। असेंबली के इलेक्शन में सोच अलग होता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनका सोच अलग होता है, और उस पर बहुत अच्छे से वो अपना रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में फिरका परस्त पार्टी जो है कामयाब नहीं हो पाती है। शुक्रिया। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है, मेरा ताल्लुक महाराष्ट्र से, शोलापुर से, और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का कौमी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, और इस इदारे से मैं मुसलसल 30 साल से जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र एक अलग अजीब व गरीब करवट ले चुका है। जो अभी हाल ही में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए हैं, उसके रिजल्ट अगर देखेंगे आप, वो मुझे नहीं लगता है कि वो नेचुरल रिजल्ट्स हैं। और ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब हर पार्टी को अपना अख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, मगर जिस तरीके से वो एक केमिस्ट्री बन गई है बिसात पर जो फैलाया गया है, वो अजीब व गरीब है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं महाराष्ट्र जैसा एक प्रोग्रेसिव स्टेट जहां पर कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना, ये 3 मेजर पार्टियों की जड़ें बड़ी मजबूती से उस जमीन में है, और वो रेलीगेट होती है 3rd पोजीशन पर, और कई कॉरपोरेशन ऐसे हैं जहां पर अपोजिशन के तौर पर MIM उभरी है, चाहे वो 8 सीट क्यों ना, मतलब 8 सीट MIM की, तब भी वो अपोजिशन में है। मेरी शहर की बात कर रहा हूं मैं, क्या 100 में से 8 सीट MIM जीती है, वो मेन अपोजिशन है। इसका मतलब ये बाकी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सबका सपड़ा सूट हो गया। तो ये क्या है, नेचुरल रिजल्ट लगता है? अच्छा, वही हाल देखिए आप वहाँ भिवंडी में क्या हो गया, उसके बाद में बम्बई के भी कुछ नताइज हैं। तो ये जो आया है, ये एक अलग रंग फैला रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात पूरे हिंदुस्तान भर में होने हैं। MIM की पोजीशन मजबूत हुई है। MIM की पोजीशन तो मजबूत हुई है, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन के या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इस पर सबसे ज्यादा जी बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं जी, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। अब मसला यह है, कुछ नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं जो बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे कि एक हेडिंग बता, सुर्खी जो लग गई कि आखिर 1947 के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना एक नेता चुन लिया, अपना एक कायद चुन लिया। क्या मतलब हुआ इसका? सुर्खियों पर जाना नहीं है हमें, उसके पीछे का मफहूम क्या है। फिर आप एक तस्वुर करिए कि एक पूरी फुल फ्लेजेड बीजेपी की बॉडी है कॉरपोरेशन में, वहाँ अपोजिशन जो है वो MIM है, और उनकी आदतन और मतलब जानबूझकर भी जो है वो जो नारे लगेंगे ऐवान में, उसका मुकाबला MIM तो करेगी, जाहिर सी बात है, खामोश तो नहीं बैठेगी। उसके मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अवाम में क्या रहेंगे, ये हमको सोचना होगा। अच्छा, दूसरा यह है कि महाराष्ट्र में ये कामयाबी मिलने के बाद में अब अनकरीब में जो है 3 बहुत ही अहम स्टेट में जो है वो इलेक्शंस हैं। आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद में 2027 में यूपी में इलेक्शंस हैं। ये तीनों बहुत अहम स्टेट इसलिए हैं, बड़े तो हैं ही हैं यूपी और वेस्ट बंगाल, मगर उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है बनिस्बत और स्टेट्स के, और यहाँ की जो सियासत करवट लेगी उसको सिर्फ हम इस वक्त तो तस्वुर कर सकते हैं। कामयाबी किसको कितनी मिलेगी क्या है, मगर एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है, उसके पीछे इसकी वजह क्या है कि मुसलमानों के साथ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उसने जो रवैया रखा है
अब तो ये हालात इतने संगीन पैदा हो गए हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में, लिंचिंग के कहिए, और अब तो बुलडोज़र का राज चल रहा है। कोई उनके साथ नहीं आ रहा है, मुसलमानों के साथ उनके हक में कोई खड़ा नहीं रह रहा है। मुस्लिम क़यादत को मुसलसिल तौर पर मार्जिनलाइज किया जा रहा है या रिलेगेट किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुसलमान तो आमादा है सोचने पर कि हम वोट भी दे रहे हैं तो हमारा वही हशर है, ना दे रहे हैं तब भी वो हशर है। कुछ पार्टियां तो ऐसी ही महज मुसलमानों के वजह से वजूद में आई हैं। उन पार्टियों को भी उनके जो तकलीफ है मुसलमानों की, उनके साथ जो बेरहमी का जो मामला किया जा रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं सिवाय वोट के। तो ये जाहिर सी बात है, ये तब्दीली तो आएगी। हम यही दुआ करते हैं कि जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। शुक्रिया बाप। आपका नजमुल हसन नजमी, फुलवारी शरीफ से हैं, पटना से हूँ। मैं अमला का रुकन हूँ और जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो शुबा है तालीम का और टेक्निकल तालीम और जनरल एजुकेशन का, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं मिली काउंसिल को, और मज़ीद हम लोग चाहते हैं कि ये इसमें काम हो और मिल्लत का जो मसाइल हैं वो हल हों। और माँ डॉक्टर मंजूर आलम साहब, मौलाना काजी मुजाहिद इस्लाम साहब का जो पैगाम और जो उन्होंने ख्वाब देखा, जो मिशन था, उस मिशन को हम लोग सब लोग मिल करके कामयाब करें। कर्नाटक के लोगों ने बहुत अच्छा से इखलाक से, मोहब्बत से, बड़े कायदे से हम लोग का इस्तकबाल किया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और आपके भी शुक्रगुज़ार हैं। कल मैं रात से देख रहा हूँ कि आप मीडिया वाले भी इसमें पेश इस प्रोग्राम पर किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहा किस है चीज़ बिहार के असेंबली इंतखाबात? अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब उस पर क्या कहा जा सकता है। हाँ। अब बिहार, अगला इलेक्शन बंगाल का है, आसाम का है, उसमें लोग सूझबूझ कर सबूत दें। और वैसी ताकतें जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, उनसे होशियार होकर के, मुत्तहद होकर के चाहिए कि वो वोट अपना दें। शुक्रिया। ठीक है। जी फरमाइए, आप ओडिशा से आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम सैयद बरकत अली तनवीर है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। मैं मिली काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हूँ। अभी उड़ीसा में 24 साल तक जो है बीजू जनता दल का राज था। अभी 1-1.5 साल हुआ, अभी बीजेपी आ गया है। तो बीजेपी आने के बाद में प्रॉब्लम्स थोड़ा शुरू हो गए। मॉब लिंचिंग हो गया, अभी तक 3 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो चुका है। दलित लोग का भी 8-10 का हो चुका है। कल हम लोग बहुत बड़ा रैली निकाले थे ये ब्राह्मणवाद और आरएसएस के खिलाफ में, 5000 आदमी हुए थे। तो अभी हालात जो है वहाँ पे बीजेपी के वजह से लोग, जो फिरका पसंद लोग हैं, वो गलत काम कर रहे हैं और सपोर्ट उनको गवर्नमेंट का मिल जा रहा है। इसके वजह से जो है वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि हम लोग जो है मिली काउंसिल को भी वहाँ पर बॉडी को भी मजबूत करना है वहाँ पे। और हम तो वैसे मुख्तलिफ कामों में मैं इन्वॉल्व हूँ, दावा में भी हूँ, सोशल वर्क में भी हूँ, एजुकेशन में भी हूँ। तो एक प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है एजुकेशन का, 350 बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। 40 लाख रुपया खर्च हो चुका है, किसी से 1 रुपया नहीं लेते डायरेक्टली। वही स्कीम को मैं चाहता हूँ कि मिली काउंसिल जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में उसको शुरू करें। बात रखिए आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर के अमजद खान हूँ, चेन्नई से आ रहा हूँ मैं। तो पेशा में जो है मैं एडवोकेट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मिली काउंसिल से ताल्लुक़ है हमारा और रुकन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लीगल सेल में जो है एक सेल की जो ज़िम्मेदार भी है मुझे। तो उस ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से जो है मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल की जानिब से कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर पर काम हो रही है। तो ऑल ओवर इंडिया में जो है 5 स्टेट्स को जो है चुना गया है, तो उस पर जो है काम शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे शोबे के ताल्लुक़ से हम इस पर काम करेंगे। आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड से नुकसान से बचने के लिए जो है अभी से हम लोग फाउंडेशन वर्क शुरू किए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर हो। उसके फैमिली काउंसलिंग सेंटर के ज़रिए से जो है ख़ानदानी मामलात को जो हल किया जा सकता है और सिविल मैटर्स को हल किया जा सकता है। इसी तरह जो है कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर के ज़रिए से भी जो है किया जा सकता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से ये मौका दिया गया है, हम लोग करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि जो है बहुत जल्द
सारे हिंदुस्तान में करेंगे इंशाल्लाह। SIR वक्फ और भी मसाइल हैं, तो इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है तमिलनाडु में? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जो है आप पूछ रहे थे SIR है वो तो मुकम्मल हो चुका है, तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। जिन जिन लोगों को जो है नोटिस आई है तो उन लोगों को जो है मदद कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वक्फ के ताल्लुक से बताएंगे कि जो है उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने का काम जो है बहुत तेज़ से चल रहा है। तो पहला जो फेज़ में जो है मोर देन 25,000 प्रॉपर्टीज़ फाइल हम लोग रजिस्टर किए। अभी सेकेंड फेज़ में अभी 1 महीने में जो मुकम्मल होने वाला है, तो उस एक्सटेंशन के पहले जो है हम लोग 20 से 25 हज़ार प्रॉपर्टीज़ को जो है रजिस्टर कराने का काम जारी है। हर डिस्ट्रिक्ट में उतर के काम कर रहे हैं। मिली काउंसिल का काम जो है इस पर जोर है ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और तकरीबन 3 मियादों से ऑल इंडिया मिली काउंसिल आंध्र प्रदेश का सदर की हैसियत से खिदमत करता हूँ। माशाअल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल रियासत आंध्र प्रदेश में बड़ी मजबूत है। अल्लाह ताला हज़रत सैयद शाह कादरी मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी रहमहुल्लाह की कब्र को नूर से भर दे। हज़रत वाला की काफ़ी बड़ी मेहनत रही। हमारे यहाँ ज़िला मंडल में मिली काउंसिल माशाअल्लाह काम करती है, और जो 12 शोबाजात है उसमें स्पेशली क्योंकि मैं ख़ुद एक आलिम मुफ्ती और एडवोकेट हूँ, हमारी लीगल टीम भी काफ़ी अच्छा काम करती है माशाअल्लाह। फ्री लीगल सर्विसेज में आंध्र प्रदेश की मिली काउंसिल बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे शोबाजात में डॉक्टर्स की भी एक तंजीम है माशाअल्लाह, जो सोशल वेलफेयर के अंदर और मीडिया में भी हमारे लोग काम करते हैं, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट में भी काम करते हैं। जो 12 शोबाजात है माशाअल्लाह, उसमें मिली काउंसिल वोट के वक्त में भी, इलेक्शन के मौके पर भी घर घर जाकर लोगों के वोट चेक करना। अभी इंशाअल्लाह हम लोग SIR पर भी जो ना एक बड़ा इजलास मुनाकिद करने जा रहे हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी टीम को हमने सेलेक्ट किया है। जो हमारे यहाँ पहले गुज़िश्ता CM ने वॉलंटियर्स रखा था जो घर घर आकर लोगों का वोट चेक करें वगैरह, तो वो लोग बड़े माहिरीन हैं। उनको लेकर हम लोग माशाअल्लाह SIR पे भी काम कर रहे हैं, और इसी तरह जो भी मरकज़ से हुक्म होता है उसको बहुत अच्छे अंदाज में रियासत आंध्र प्रदेश में मिली काउंसिल काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग है, इसमें हमको भी आना था। इसके अंदर माशाअल्लाह बहुत अहम हालात हाजिरा पर हमारे ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ हमें बहुत ज़्यादा एहसास दिलाया गया, और ज़्यादा मुतहर्रिक होकर काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। शुक्रिया। कैसे हालात हैं हैदराबाद के, तेलंगाना के? अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल तो तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, और कांग्रेस की हुकूमत अपना काम कर रही है, सेक्युलर उसका स्टैंड है। लेकिन जो राइट विंग है उसकी पूरी अब कोशिश है कि वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब की जाए। वो किसी न किसी बहाने से, जैसे थ्रू आउट द नेशन हर तरफ भी जो है ये लोग करते हैं, हमारे मदरसों पे और मसाजिद पे इंतहा पसंद लोग जो हैं, और वो ऐसे ही वहाँ की भी चालें बन रही हैं। लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में है तेलंगाना में। मैं यहाँ पर बेंगलोर इसलिए इस हैसियत से आई हूँ कि मैं नेशनल लीगल एड सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल की। आज हमारी इंटरनल मीटिंग है, और हमारे जितने डिसिप्लिन्स हैं, यानी हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो लीगल डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल हो, विमेन डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन हो, इस्लाह मुआशरा हो, और बहुत सारे दीगर डिपार्टमेंट से हम इसका एक राह अमल बना रहे हैं कि कैसे काम करना होगा हमको इन शोबों में, सो दैट हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट की जाए, या मार्जिनलाइज्ड जो है, पिछड़े तबके जो हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट और उनकी डेवलपमेंट पे कैसा काम किया जाए, कैसे उनको स्ट्रेंथ और एसेट बनाया जाए इस मुल्क के लिए। यही इसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल की यूनिट, बेंगलुरु की यूनिट यहाँ मौजूद है, और हम लीगल एड का काम यहाँ से भी करते हैं। तो मेरी एक अपील मैं करना चाहती हूँ, लीगल एड से मुराद हम क़ानूनी मदद लोगों को पहुँचाते हैं, और उस मेरा ही वो डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के ज़रिए जो हम काम करते हैं, एक तो लीगल अवेयरनेस, लोगों में उनके हुकूक़, कॉन्स्टिट्यूशनल उनके जो राइट्स हैं, उसकी अवेयरनेस हम लाने की कोशिश करते हैं। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन इस तरह की मीटिंग्स करके स्टूडेंट्स में, यूथ में, विमेन में,
कॉमन लोगों में मर्द हजरात में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुतल्लिक हम अवेयरनेस लाते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जिसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर अवेयरनेस होगी वो अपने हक तो बचा ही लेगा, साथ में दूसरों की मदद करने में भी, जस्टिस फराहम करने में जो है वो एक कहना चाहिए कि वो केपेबल हो जाता है। इस दूसरा जो काम हम करते हैं कि वो है लीगल एडवाइस। किसी को भी अगर किसी की ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज हुई हो या उनके सिविल राइट्स इन्फ्रिंज हुई हो, यानी ह्यूमन राइट्स से मुराद उनके इंसानी हुकूक का पामाली हुई हो, या फिर देन सिविल राइट्स से मुराद अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद लोग आपके हक को छीनने की कोशिश करते हैं, आप पर ज्यादती और तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं, या हुकूमत की तरफ से ही डिपार्टमेंट्स की तरफ से अगर आपके राइट्स छीने जाते हैं, आपको सताया जाता है, तो इसमें हम इंटरवीन करेंगे। आपको हम फ्री लीगल एडवाइस भी देंगे, और आप हमारी बेंगलुरु की यूनिट से रब्त कीजिएगा, वो आपको हमसे कनेक्ट कराएंगे। लीगल एडवाइस के साथ साथ जिन केसेस में ज़रूरत पड़े कि हम उनके केस को टेकअप करके उनकी आवाज़ बने, चाहे उसके लिए हमें कोर्ट में जाना हो, चाहे गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना हो, हम ये काम भी करते हैं। तो ये सारा काम जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लीगल डिपार्टमेंट का है। मैं लीगल एड की नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने आप सबको अपील की है कि प्लीज़ आप ऐसी किसी मुश्किल में हो जहां आप परेशान हो, लोग आपको सताएं, प्राइवेट मैटर्स नहीं कह रही, अगर तशद्दुद पसंद लोग आपको सताएं, इंतहा पसंद लोग आपको सताएं, या फिर आपको हुकूमत से कोई मसाइल हो, तो प्लीज़ आप हमारे लीगल एड डिपार्टमेंट को ज़रूर रब्त करें। इसके लिए आप बेंगलुरु यूनिट सुलेमान साहब यहाँ जो ज़िम्मेदार हैं, आप उनसे प्लीज़ रब्त करें। मेरा नाम शाह अजमल फ़ारूक नदवी है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के 33 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं, और ये उसके मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास है। मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास साल में 2 बार मुनक़िद होता है, और असल उसकी तंजीमी सूरत हाल क्या है, जो कार्रवाई चल रही है, जो काम चल रहे हैं, किस मरहले में हैं, उन पर गौर व खौज़ इस इजलास का मकसद होता है। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में इस वक्त हम यहाँ पर जो जमा है, तो इस लिहाज से इजलास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है 2 वजहों से। एक तो तंजीमी वजह हमारे लिए यह है कि हाल ही में मौलाना सग़ीर साहब रशादी अमीर शरीयत और डॉक्टर मंजूर आलम साहब, मौलाना सग़ीर साहब सरपरस्त थे काउंसिल के, डॉक्टर मंजूर आलम साहब हज़रत काज़ी इस्लाम कासमी साहब के बाद से जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों शख्सियतें दुनिया से उठीं। उसके बाद इन दोनों के जाने के बाद ये पहली बार इजलास मुनक़िद हो रहा है, तो इसलिए सब लोग गमज़दा भी हैं और असर है सबके ऊपर, और फ़िक्र भी है कि फिर आगे इन हज़रात की लेगेसी जो है उसको किस तरह लेके चलना है। दूसरी अहमियत इस इजलास की यह है कि मुल्क के हालात, मुस्तक़बिल करीब में ही तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले हैं, और उसके बाद फिर 2027 में यूपी के इलेक्शन हैं, और पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ है। इससे पहले 1-2 माह पहले जब बेंगलौर ही में हम लोग जमा हुए थे और काउंसिल का हमने 33वां जश्न तासीसी मनाया था, फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसमें ये बात बहुत उभर कर आई थी कि मुल्क के हालात बहुत ही ऐसी सूरत में पहुंच चुके हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी बिल्कुल वेंटिलेटर पे नज़र आ रही है। बहुत ही सख्त हालात, बड़े नाजुक हालात हैं। तो इन हालात में किस तरह से सर्वाइव करना है एक अक़लियत के फ़र्द को, माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले किसी फ़र्द को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई, चाहे कोई हो, उसे किस तरह सर्वाइव करना है, किस तरह, और सिर्फ सर्वाइव नहीं करना बल्कि उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत किस तरह करनी है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर, और फिर कुछ ख़ास इलाकाई जो मसाइल होते हैं, जैसे इलेक्शन का एक मसला होता है और दूसरे मसाइल होते हैं, बहुत सारे पेश आए होते हैं, तो उन मसाइल को सामने रख कर हम लोग यहाँ जमा होते हैं। मुल्क भर के नुमाइंदे जमा होते हैं, मरकज़ी मजलिस आमला के सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है उसके मेंबर सब जमा होते हैं, और उस पर फिर गौर ख़ौस करते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो आज के मौजूदा हालात में क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह मुसलमान आगे बढ़े, मसाइल का सामना करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा सवाल किया है, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। देखिए, मुसलमानों को तरक्की करने के लिए एक ही चीज़ है
कि मुसलमान तमाम मुत्तहिद हो जाएं, अपने मसालिक, अपने मज़ाहिब और अपने तौर तरीक़ों को अपने घर में रखें, उस पर अमल करें अगर जी चाहे, वरना मुत्तहिद होकर मुस्लिम काज के लिए वो एक साथ काम करें। सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। इस्लाम की फितरत में कुदरत में सकती है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। इसलिए उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालात कैसे भी हो, आज पूरी दुनिया में हालात खराब होते जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला भी हो रहा है। लोग गजा में जितने हजारों लोग शहीद हुए, उनको देखकर लोग परेशान थे, क्यों कैसे ये लोग ईमान की ताकत पर वहां से जाते क्यों नहीं। उन्होंने इस्लाम को मुताला किया और माशाअल्लाह जोग दुर्जोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका में। बहरहाल अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह का दीन है, अल्लाह ने उस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान पाक अल्लाह महफूज हमें दी जो अता फरमाया है, वो हमारा दस्तूर है, वो इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है। इसीलिए तो 6-6, 5-5, 7 साल के बच्चे हाफिज हो रहे हैं और कुरान को अपने सीनों में लेकर इस दुनिया में उसकी तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद फरमाए। आपका नाम और जी, नाम और मेरा नाम अब्दुल अलीम कासमी, भटकल का रहने वाला हूँ, कर्नाटक भटकल का, और माशाअल्लाह ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब सदर हूँ और अभी दूसरी खिदमत में मुस्लिम परस्ता बोर्ड में भी उसका आमिला का मैं रुकन हूँ और दूसरे भी काम, एक अखबार निकालता हूँ आज 50 साल से, नक्श नवायत के नाम से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी जिंदा है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। मिल्ली कौंसिल की दूसरी मजलिसों से मुख्तलिफ और जुदागाना है। आज हम अपने जनरल सेक्रेटरी हजरत डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम रहमहुल्लाह की वफात का जख्म अपने सीनों में लिए हुए अश्कबार आंखों के साथ यहाँ मौजूद हैं। उनकी वफात के बाद ये पहली मजलिस आमला है, इसलिए भी अहम है कि अब हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर साहब जैसा हजार दिमागों का एक इंसान मौजूद नहीं रहा। लेकिन ये उम्मत बांझ नहीं है, उसने हजारों गम के थपेड़ों सहे हैं और हवादिस के मौज बला की आंख में आंख डालकर मुस्तकबिल का सफर शुरू किया है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का ये कारवां तामीर मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। अल्लाह का शुक्र है कि इसे हर दौर में ताज़ा दम खून मिलता रहा है। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की वफात के झटके से भी कौंसिल ज़रूर निकल जाएगी और मिल्लत की रहनुमाई पूरी मजबूती से करती रहेगी। हज़रात गिरामी, हम आज यहाँ किसी रस्मी कार्रवाई या महज सालाना इजलास की तकमील के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि एक निहायत नाजुक, फैसला कुन और गैर मामूली मिली मरहले में अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास ताज़ा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये वक्त फौरी जज्बाती रद्द-ए-अमल का नहीं है, बल्कि संजीदा गौर फिक्र, तदब्बुर, तरजीही फैसलों और पायदार हिकमत अमली का तकाजा कर रहा है। तारीख गवाह है कि अक़वाम मुश्किल हालात में या तो बिखर जाती हैं या फिर मजबूत इदारा जाती नज़्म के साथ नई सिमत मुतय्यन करती हैं, और यही फैसला कुन मोड़ आज हमारे सामने है। सबसे पहले मैं ये वाज़े तौर पर एतराफ़ करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के मुख्तलिफ शुबाजात ने महदूद वसाइल, सियासी दबाव, समाजी तनाव और मुसलसल मनफी माहौल के बावजूद जो खिदमात अंजाम दी हैं, वो न सिर्फ काबिल कदर हैं, बल्कि इस बात की अलामत भी हैं कि ये इदारा आज भी मिल्लत की एक मौसर
اور معتبر آواز ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایسے حالات میں بھی ہماری موجودگی، ہماری بات اور ہمارا کردار پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس میں آپ سب کی خاموش مگر مسلسل محنت شامل ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تلخ حقیقت کا سامنا بھی کرنا ہوگا کہ آج ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچ رہا ہے وہ ہماری مایوسی و نا امیدی، احساس بے بسی اور حوصلہ شکستگی ہے۔ یہ کیفیت خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک منظم بیانیے، انتخابی سیاست کے ہتھ کنڈوں اور مخصوص میڈیا مہمات کے ذریعے پروان چڑھایا گیا ہے۔ بلکہ اسے ایک منظم بیانیے، انتخابی سیاست کے ہتھ کنڈوں اور مخصوص میڈیا مہمات کے ذریعے پروان چڑھایا گیا ہے۔ اگر ہم نے اس ذہنی اور فکری بحران کا سنجیدہ علاج نہ کیا تو ہماری بہترین عملی کوششیں بھی سطحی اثر تک محدود رہ جائیں گی۔ دوسرا بڑا چیلنج وہ نفرت، فرقہ وارانہ کشیدگی اور سماجی تقسیم ہے جسے دانستہ طور پر ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کا مقابلہ صرف دفاعی موقف، وضاحتی بیانات یا وقتی احتجاج سے ممکن نہیں۔ ہمیں ان تمام طبقات کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جو ظلم، محرومی اور امتیاز کا شکار ہیں، تاکہ ہماری آواز محض ایک طبقے کی نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور انسانی وقار کی آواز بنے۔ ہماری حکمت عملی کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو عوام سے جوڑا جائے، قیادت محدود حلقوں تک نہ رہے، اور مظلوم کے حق میں ہمارا موقف غیر مبہم، وصولی اور واضح ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ملک میں صرف دو طبقات یعنی ظالم اور مظلوم نظر آئیں۔ تیسری کسی تقسیم کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی محاذ پر بھی اب ابہام کی گنجائش نہیں رہی۔ سیاسی جماعتوں سے محض رابطے یا وقتی مفاہمت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں واضح مطالبات، قابل عمل ایجنڈا اور جواب دہی کا مؤثر نظام قائم کرنا ہوگا۔ ملی مسائل پر ان کی خاموشی، گول مول بیانات یا غیر واضح وعدے اب قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ تاریخ کی مشق شدگی، مسلم شناخت کو مشکوک بنانے اور ہمارے تہذیبی وجود کو کمزور کرنے کی جو منظم کوششیں ہو رہی ہیں وہ محض سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا فکری اور علمی چیلنج ہے۔ اس کا جواب ہمیں جذباتی نعروں سے نہیں بلکہ تحقیق، قانون، تعلیمی تیاری اور منظم میڈیا حکمت عملی کے ذریعے دینا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ملی استحکام صرف احتجاج یا رد عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک طویل مدتی ویژن، حقیقت پسندانہ اسٹریٹجی اور ادارہ جاتی تسلسل ضروری ہے، ایسا جو وقتی فائدہ کے بجائے پائیدار نتائج پیدا کرے۔ داخلی سطح پر تعلیم، روزگار،
معاشی کمزوری اور سماجی پسماندگی ہمارے لیے محض مسائل نہیں ہیں بلکہ اولین ترجیحات ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس محاذ پر ٹھوس اور منظم پیش رفت نہ کی تو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح قانونی بیداری بھی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ مذہبی اداروں، اوقاف، تعمیرات اور شہری حقوق سے متعلق قوانین سے لاعلمی ہمیں غیر ضروری نقصانات سے دوچار کر رہی ہے، جس کا ازالہ منظم رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں بین الاقوامی تجربات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ مشکل حالات میں ادارہ جاتی تیاری، قانونی چارہ جوئی اور میڈیا نظم کس طرح بیانیے کو بدل سکتا ہے۔ البتہ اندھی تقلید نہیں بلکہ دانشمندانہ تطبیق ہمارا راستہ ہونا چاہیے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے بانیوں نے نہایت غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کونسل کے مختلف شعبہ جات کی تشکیل کی تھی۔ ان شعبہ جات کے مقاصد پر غور کریں تو ہم ملک و ملت کی مستقبل کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان شعبہ جات کے ذریعے جس مستقبل کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، یقیناً ہم اس راستے اور منزل کی طرف گامزن ہیں، لیکن البتہ تیزگامی کے لیے اس پر پوری سنجیدگی سے غور کرنے اور لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے مختلف شعبہ جات نے محدود وسائل، مشکل حالات اور مسلسل دباؤ کے باوجود جو کام کیا ہے وہ قابل قدر بھی ہے اور قابل اطمینان بھی، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر یہ ادارہ آج بھی ایک مؤثر ملی آواز کی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں انہی شعبہ جات کی خاموش مگر مسلسل محنت شامل ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس حقیقت کا بھی سامنا کرنا ہوگا کہ اس وقت ملت کو سب سے زیادہ نقصان مایوسی اور احساس بے بسی پہنچا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کیفیت خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایک منظم بیانیے، سیاسی ماحول اور میڈیا کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس ذہنی کیفیت کا علاج نہیں کریں گے تو ہماری بہت سی عملی کوششیں مطلوبہ اثر پیدا نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں ملک کے تمام طبقات کے ساتھ عملی اشتراک کرنا ہوگا اور خاص طور پر ان لوگوں کو ساتھ لینا ہوگا جو ظلم، محرومی اور ناانصافی کا شکار ہیں، اور عوام کو عوام سے جوڑنے کی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ تحقیق اور تجزیے کے میدان میں ہونے والا کام اس بات کی علامت ہے کہ ہماری بات جذبات نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے شعبے نے جن خاکوں اور فریب ورک پر کام کیا ہے وہ آئندہ کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے شعبے نے جو مشکل ماحول میں بھی سماجی رابطے اور اخلاقی مکالمے کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس سے بھی بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم اور عصری و تکنیکی تعلیم کے شعبہ جات نے یہ واضح کیا ہے کہ شناخت اور مہارت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے شعبے نے سماجی مسائل پر بروقت رہنمائی کی ہے، جبکہ خدمت خلق کے شعبے نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری خدمت کا دائرہ تمام انسانیت تک وسیع ہے۔
حقوق انسانی، انصاف اور لیگل ایڈ کے شعبے نے مشکل اور حساس معاملات میں متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہو کر ادارے کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ معاشی و اقتصادی امور کے شعبے نے خود کفالت اور مالی بیداری کے حوالے سے توجہ دلانے کا کام کیا ہے۔ سیاسی امور کے شعبے نے زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ذرائع ابلاغ کا شعبہ نے محدود وسائل کے باوجود ہماری بات کو منظم انداز میں سامنے لانے کی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ان تمام کوششوں پر اطمینان کے ساتھ شکر گزاری کا احساس ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ ادراک بھی کہ آگے کا مرحلہ پہلے سے زیادہ منظم اور محنت کا متقاضی ہے۔ اس کے لیے چند عملی تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہر شعبہ سال میں محدود مگر واضح اہداف طے کرے اور ان کی پیشرفت باقاعدہ طور پر ماہانہ خصوصی مجلس اور اس کے بعد مجلس عاملہ کے سامنے رکھی جائے۔ ریاستی ملی کونسلوں کو محض نمائشی ڈھانچوں کے بجائے فعال یونٹ بنایا جائے، جہاں مقامی مسائل کے مطابق منصوبوں کا نفاذ ہو۔ نمبر 3، مرکزی اور ریاستی سطح پر ملی کونسل کے افراد کے ذمہ داروں کے درمیان رابطے کا منظم نظام قائم کیا جائے تاکہ فیصلے بروقت نافذ ہوں۔ نمبر 4، ریاستی سطح پر مختلف شعبے کے ذمہ دار افراد کو مقامی ماہرین، سماجی کارکنوں اور نوجوانوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ نمبر 5، ہر مسئلے پر فوری رد عمل کے بجائے ادارہ جاتی حکمت عملی اختیار کی جائے، جس میں تحقیق، قانون، میڈیا اور زمینی مدد یکجا ہو۔ آل انڈیا ملی کونسل کی اصل طاقت اس کے افراد، اس کے شعبہ جات اور اس کا ادارہ جاتی تسلسل ہے۔ اگر ہم باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں تو محدود وسائل کے باوجود بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں ملی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ملی مفاد، اجتماعی ذمہ داری اور حقیقت پسندانہ عمل کو ترجیح دینی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل جن محدود وسائل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے، اس پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست فیصلوں، باہمی اعتماد اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ